हम जब चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? रानी पद्मावती, जौहर, राजपूती शौर्य और अलाउद्दीन खिलजी का वो लंबा घेरा। लेकिन इस किले की एक कहानी ऐसी भी है जो अक्सर तलवारों, युद्ध और बलिदानों के बीच दब जाती है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ सिर्फ वीरता का किला नहीं था, यह पानी की इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत उदाहरण था। सोचिए, राजस्थान की सूखी जमीन, कम बारिश, ऊपर एक ऊंची पहाड़ी, चारों तरफ दुश्मन की सेना, नीचे से आने वाले रास्ते बिल्कुल बंद, खाने पानी की सप्लाई काट दी गई। किसी भी किले को हराने की सबसे पुरानी स्ट्रैटेजी यही थी कि सीधा हमला मत करो, बस पानी रोक दो। कुछ दिनों में लोग थक जाएंगे, कुछ हफ्तों में किला कमजोर हो जाएगा और फिर राजा को सरेंडर ही करना पड़ेगा। लेकिन चित्तौड़गढ़ ने स्ट्रैटेजी को बहुत पहले ही समझ लिया था, इसलिए यहाँ के बिल्डर्स ने सोचा अगर पानी बाहर से नहीं आ सकता तो पानी को किले के अंदर ही रोकना होगा। और फिर उन्होंने एक पूरी पहाड़ी को वाटर हार्वेस्टिंग मशीन में ही बदल दिया। यही है चित्तौड़गढ़ की असली इंजीनियरिंग जीनियस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित यह किला लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। यह करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है और भारत के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। इतिहास में माना जाता है कि इसकी शुरुआती संरचना 7वीं सदी में मौर्य राजा चित्रांग मौर्य से जुड़ी थी। बाद में मेवाड़ के राजपूत राजाओं ने इसे और मजबूत, विशाल और व्यवस्थित बनाया। लेकिन इस किले को सिर्फ दीवारों और दरवाजों से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें इसके पानी को समझना होगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े जाते थे, युद्ध रिसोर्सेज से भी लड़े जाते थे। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को घेरा तो उसका मकसद सिर्फ अटैक करना नहीं था, उसका मकसद था फोर्ट को आइसोलेट कर देना। बाहर से मदद बंद, सप्लाई बंद, पानी के रास्ते बंद। लेकिन चित्तौड़गढ़ कोई ऑर्डिनरी फोर्ट नहीं था, ये बेसिकली एक रॉक फोर्ट्रेस था। ये ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ था जिसकी ज्योग्राफी को ही डिफेंस सिस्टम में बदल दिया गया था। अब सवाल ये है कि राजस्थान जैसे रीजन में जहाँ बारिश ही लिमिटेड होती है, वहाँ इतना बड़ा किला पानी के भरोसे कैसे सरवाइव करता था। और यहीं से शुरू होती है इसकी एंशिएंट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। इस किले की पहाड़ी शेल और क्वार्ट्जाइट जैसे चट्टानों से बनी है। आम आदमी इन चट्टानों को बस पत्थर समझेगा, लेकिन एंशिएंट इंजीनियर्स ने इन्हें रिसोर्स की तरह देखा। उन्होंने समझा कि पानी कहाँ से बहेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ सीप करेगा, कहाँ कलेक्ट किया जा सकता है और कैसे एक बूंद को भी वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल था कैचमेंट इंजीनियरिंग। पूरी पहाड़ी को इस तरह समझा गया कि बारिश का पानी नेचुरली नीचे बहते हुए स्पेसिफिक वाटर बॉडीज तक पहुंचे। जहां जरूरत थी वहां पत्थरों में छोटे चैनल्स बनाए गए। जहां स्लोप कम आ सकता था उसे वाटर डायरेक्शन देने के लिए यूज किया गया। बेसिकली पूरी पहाड़ी एक जाइंट फनल की तरह काम करती थी। बारिश गिरी, पानी स्लोप से चला, पत्थर की नालियों से होकर गुजरा और तालाबों, कुंडों, बावड़ियों में जमा हो गया। आज हम इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। चित्तौड़गढ़ इसे सदियों पहले से कर रहा था। दूसरा प्रिंसिपल था स्टोरेज। किले के अंदर कई तालाब, कुंड, बावड़ियाँ और कुएं बनाए गए। कहा जाता है कि यहाँ कभी 80 से ज़्यादा वाटर स्ट्रक्चर्स थे। इनका काम सिर्फ पानी जमा करना नहीं था, बल्कि पानी को अलग अलग लेवल्स पर स्टोर करना था। ऊपर का पानी ऊपर के हिस्से के लिए, बीच का पानी मिडिल सेटलमेंट के लिए और नीचे का पानी लोअर एरियाज के लिए। यानी पानी को रैंडम तरीके से नहीं बल्कि लेवल वाइज मैनेज किया गया था। तीसरा प्रिंसिपल था ग्रेविटी। अब आज हम पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पंप यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मोटर लगती है, पाइपलाइन लगती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में हाइट ही पंप थी। ऊपर जमा किया गया पानी नीचे की तरफ नेचुरली फ्लो कर सकता था। ग्रेविटी इस पूरे सिस्टम का इनविजिबल इंजन थी। जीरो इलेक्ट्रिसिटी, जीरो मोटर, जीरो मैकेनिकल पंप, प्योर फिजिक्स। चौथा प्रिंसिपल था नेचुरल फिल्ट्रेशन। कई जगहों पर पानी चट्टानों की दरारों से सीप होकर आता था, पर पानी रॉक लेयर, सैंड और स्टोन से गुजरता है।
तो उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज नेचुरली कम हो जाती हैं। गोमुख कुंड इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ पानी किसी टैप या मोटर से नहीं आता, पहाड़ी के अंदर से सीप होकर एक काउ माउथ शेप्ड आउटलेट से लगातार बहता दिखाई देता है। सोचिए, एक फोर्ट के अंदर ऐसा वाटर सोर्स होना कितना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहा होगा। जब दुश्मन बाहर से सप्लाई काट दे तब भी भीतर पानी का नेचुरल सोर्स एक्टिव रहे। यही इंजीनियरिंग सर्वाइवल बन जाती है। 5वां प्रिंसिपल था इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। चित्तौड़गढ़ का वाटर सिस्टम आइसोलेटेड टैंक्स का कलेक्शन नहीं था, यह एक कनेक्टेड डिजाइन था। जब एक जलाशय भरता था तो उसका ओवरफ्लो अगले जलाशय तक पहुंच सकता था, यानी एक्स्ट्रा पानी वेस्ट नहीं होता था, वह अगले स्टोरेज पॉइंट में चला जाता था। आज की लैंग्वेज में कहें तो यह एक कैस्केडिंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। एक टैंक भरा, ओवरफ्लो हुआ, पानी अगले लेवल पर गया, फिर अगले में, और फिर ज़रूरत के हिसाब से स्टोर हो गया। ये सिंपल लगता है, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ी पर ऐसा नेटवर्क बनाना वाज नॉट इजी। इसके लिए स्लोप का अंदाज़ा चाहिए था, रॉक बिहेवियर की समझ चाहिए थी, रेनफॉल पैटर्न का ऑब्जर्वेशन चाहिए था, और सबसे ज़रूरी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लानिंग चाहिए थी। राजस्थान की गर्मी में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, इवेपोरेशन। पानी जमा कर लिया, लेकिन अगर वह तेज़ धूप में खुला पड़ा रहा तो धीरे धीरे उड़ जाएगा। इसीलिए कई जल संरचनाओं को गहराई में बनाया गया था। कुछ जगह नेचुरल रॉक शेड का इस्तेमाल हुआ। कुछ कुंड ऐसे बनाए गए जहां डायरेक्ट सनलाइट कम पहुंचे। ये कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये क्लाइमेट इंटेलिजेंस थी। अपने रीजन के मौसम को समझना, गर्मी को समझना, धूप को समझना और फिर आर्किटेक्चर को उसी हिसाब से डिज़ाइन करना, यही चित्तौड़गढ़ को एक वाटर फोर्ट बनाता है। हम अक्सर फोर्ट आर्किटेक्चर को वॉल्स, गेट्स और कैनन से मेजर करते हैं, लेकिन असली डिफेंस कई बार इनविजिबल होता है। कितना पानी है, कितने दिन चल सकता है, कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है। घेरे के समय कौन सा सोर्स काम आएगा, कौन सा टैंक इमरजेंसी रिजर्व होगा, ये सब प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग ने चित्तौड़गढ़ को सिर्फ एक मिलिट्री फोर्ट नहीं बल्कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाया। जब हम रानी पद्मावती और जौहर की बात करते हैं तो हम उस ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में और करेज को भी याद करते हैं, लेकिन उसी इतिहास के पीछे एक और लेयर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने इस किले को लंबे घेरों के दौरान टिकाए रखा। यहाँ वीरता सिर्फ रणभूमि में नहीं थी, वीरता इस सोच में भी थी कि आने वाली पीढ़ियों को पानी के बिना मरने नहीं देना है। अब सोचिए, जब सिटीज वाटर क्राइसिस से जूझ रही हैं, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, रेन वाटर ड्रेन्स में वेस्ट हो जाता है, अर्बन फ्लडिंग और वाटर स्टोरेज साथ साथ दिखाई देते हैं, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट हमें क्या सिखाता है? सिखाता है कि पानी को सिर्फ कंज्यूम नहीं करना होता, पानी को समझना होता है, पानी को रोकना होता है, पानी की रिस्पेक्ट करनी होती है। क्योंकि एंशिएंट इंडिया में वाटर मैनेजमेंट कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं थी, वो सर्वाइवल का कोर डिज़ाइन था। चित्तौड़गढ़ का किला हमें बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने नेचर से लड़कर आर्किटेक्चर नहीं बनाया, उन्होंने नेचर के साथ मिलकर आर्किटेक्चर बनाया है। पहाड़ी को काटा नहीं, पढ़ा, स्लोप को बदला नहीं, इस्तेमाल किया, बारिश को वेस्ट नहीं होने दिया, कलेक्ट किया, ग्रेविटी को ऑब्स्टेकल नहीं माना, टेक्नोलॉजी बना दिया। और शायद यही वजह है कि ये किला आज भी खड़ा है। दीवारों में इतिहास है, महलों में स्मृतियां हैं, लेकिन इसके जलाशय साइंस है। चित्तौड़गढ़ इसलिए महान नहीं है कि वो एक युद्ध का गंवा रहा है, वह इसलिए महान है क्योंकि उसने एक सूखी धरती पर पानी को वेपन, रिसोर्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम तीनों बना दिया। तो अगली बार जब आप चित्तौड़गढ़ का नाम सुने तो सिर्फ जौहर या युद्ध मत याद कीजिएगा, उस इंजीनियर को भी याद कीजिएगा जिसने सोचा होगा राजस्थान में पानी कम है, लेकिन अगर हम बूंद को पकड़ लें तो यह पहाड़ी भी जीवन दे सकती है। चित्तौड़गढ़ का किला जहाँ इतिहास पत्थरों में नहीं, पानी की हर बूंद में लिखा हुआ है। तो क्या आप भी कभी चित्तौड़गढ़ गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर सोल एंड योर्स टू। थैंक यू।